देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। ईरान और इजराइल का जब से युद्ध चल रहा है, तमाम चर्चाओं का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप और आसिम मुनीर का लंच। जी आपको बता दें, जब से 2 दिन हो गए हैं जब से आसिम मुनीर और ट्रंप ने लंच किया है, तब से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार इन दोनों में क्या बातचीत हुई होगी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार वैश्विक राजनीतिक गलियारों में चल क्या रहा है। नीतीश, जिस तरीके से 2 दिन हो गए हैं ट्रंप और सो कॉल्ड स्वघोषित चीफ मार्शल आसिम मुनीर की चर्चा करें, तो क्या इनके बीच में बातचीत हुई होगी? क्योंकि अब सबकी नज़रें बनी हुई है जिस तरीके से पलटू पाकिस्तान हमेशा से इधर उधर पेंडुलम की तरह नाचता रहता है। आपको क्या कुछ लगता है कि इनके बीच में किस तरीके की डील हुई होगी? देखिए, सबसे पहले तो जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ये सो कॉल्ड स्वघोषित, जैसा कि आपने बड़ा प्यारा नाम दिया इनको, स्वघोषित फील्ड मार्शल, वो पहुंचते हैं और ट्रंप से जब उनकी मुलाकात होती है, ये मुलाकात सबसे पहले प्लान किसने किया? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मुलाकात प्लान किया गया, ये जो डेट प्लान किया गया ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। और उसके बाद इसमें इन दोनों की मानसिकता कहां आकर के रुकती है, ये दोनों क्या सोच करके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल से नफरत करता है। वो ईरान को बताता है कि हम तुम्हारे साथी हैं, और ना केवल ईरान को बल्कि ऐसा कई बार पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा 57 इस्लामिक देश है, मेरा परमाणु हथियार इन सभी 57 इस्लामिक देशों का परमाणु हथियार है। वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है जैसे कि वो सभी इस्लामिक देशों के लिए सबसे आगे खड़े रहने वाले देशों में से है। वो जिंदगी भर इस्लाम के लिए लड़ता रहेगा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ रहेगा और इस्लाम को वो झंडा फहराने वालों के साथ रहेगा। लेकिन यहां पे पाकिस्तान की तोड़ाई कहां से शुरू हो गई, हमें यह समझना होगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इनको यहां पर बुलाया, अमेरिका में बोला कि आओ मेरे साथ खाना खाने बैठो, गेट बंद किया और उसके बाद मुनीर को बिठाया और मुनीर को बिठा करके कहा कि सुन बाबू, हमको जो है, हमको आपकी जमीन चाहिए और हम आपकी जमीन का इस्तेमाल इस तरीके से करने वाले हैं कि हम ईरान को निस्तनाबूद करने के लिए आपकी जमीन का यूज करेंगे। ये सीधे तरीके से अमेरिका ने बता दिया है पाकिस्तान को। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान राजी क्यों हो गया? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में कि घर में भूजी भांगना डीढ़ी पे नाच, तो वो वाला हिसाब इस वक्त पाकिस्तान के साथ चल रहा है। और जैसे ही दोबारा से, मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये ऑफर दिया गया होगा कि हम तुम्हारी जमीन के बदले तुम्हें चंद रोटी चंद रुपए देने वाले हैं, जिस वजह से तुम अपनी जो ईरान के साथ जो बॉर्डर तुम शेयर करते हो वहां पे तुम हमें हमारी आर्मी डिप्लॉय करने दोगे, जिसके बाद हम ईरान के ऊपर लगातार हमले करेंगे। और पाकिस्तान का दोगलापन देखिए कि जहां एक ओर वो ईरान के साथ खड़े होने की बात करता था, आज वही दूसरी ओर वो खड़े होकर के ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका जिसके भी साथ खड़ा होगा हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है कि एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। मतलब वो इजराइल को देश तक मानने से मना करता है और आज उसी इजराइल के लिए लड़ने के लिए तैयार है ईरान के खिलाफ। तो समझने वाली बात यह है कि जितने दोगले इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इजराइल का साथ एक तरफ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उतना ही दोगला पाकिस्तान भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कहता है कि हम इस्लामिक देशों के साथ खड़े हैं और वही दूसरी तरफ जब उनके साथ खड़े होने की बात आती है, उनके हाथ में हाथ मिला के चलने की बात आती है, तब पाकिस्तान का ये हो जाता है कि भाई साहब अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास खूब गरीबी है, हमको हमारा पेट चलाने दो। ये, और अभी आपने देखा होगा कि जैसे ईरान के द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान ने हमारा साथ देने का वादा किया है, और ना केवल इतना बल्कि ये भी कहा है कि इस देश पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है, वो परमाणु हथियार इस्लामिक देशों के इस्तेमाल में भी आ सकते हैं। जैसे ही ईरान के मिनिस्टर्स के द्वारा ये बात कही गई, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के मिनिस्टर के द्वारा कह दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये बड़ा बेतुका बयान है, हमारे परमाणु हथियार सिर्फ हमारे लिए है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान का प्रयोग, अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदता है, जैसा कि उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो पाकिस्तान का प्रयोग एक टिश्यू पेपर की तरह होने वाला है कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करेगा और साइड में कहीं फेंक देगा, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत, पाकिस्तान की औकात इससे ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल। क्या पाकिस्तान अपनी ज़मीनी हकीकत, नीतीश, अगर देखा जाए तलाशने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि अभी आपने पूरी जो प्रोसेस है जो पाकिस्तान और ट्रंप के बीच में चल रहा है आपने बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर नज़र डालें नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल जिस तरीके से आपस में अब कहीं ना कहीं एक भिड़ते हुए, चाइना जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उधर यूक्रेन, रसिया, तमाम ऐसे देशों का युद्ध चल रहा है। क्या बीच में ट्रंप पाकिस्तान को साथ लेकर चलने की एक फिराक में है और इन देशों को लड़ाकर क्या एक पूरे वैश्विक स्तर पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के द्वारा? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे होते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये समझने वाली चीज होती है कि कौन किसका दोस्त है। अब ये जितने भी कंट्रीज इस वक्त युद्ध के घेरे में आए हुए हैं, उसमें समझ ही नहीं आ पा रहा है कि कौन किसका दोस्त है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को ये कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ परमाणु संधि कर लो, अगर तुम ये कह दो कि तुम परमाणु का प्रयोग करोगे तो सिर्फ हमसे मांग करके करोगे, तो ये दोस्ती समझ नहीं आ पाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि वो अमेरिका से वादा कर दे रहा है कि आप अपनी आर्मी जो है वो हमारे देश में डिप्लॉय कर सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर अमेरिका चाइना के दबाव में भी है, क्योंकि सीपीईसी सड़क हो या फिर कुछ भी, कोई भी चीज ले लीजिए, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को हमेशा भीख दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान का ये रिलेशन समझ नहीं आ पा रहा है। बात रही रशिया की, तो रशिया इस वक्त क्लियर स्टैंड आउट में है कि हम अगर साथ देंगे तो ईरान का साथ देंगे, क्योंकि इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर गलत किया गया, ये रशिया का साथ है। और देखिए, इस वक्त जो दोस्ती है, ये समझने वाली बात है कि ये सब कुछ जो वॉर टाइप सिचुएशन है, ये केवल एक देश को बर्बाद करने की कोशिश है, केवल एक देश को खत्म करने की कोशिश है, एक देश को दबाने की कोशिश है, और वो है अमेरिका। क्योंकि इस वक्त पूरे दुनिया में अगर कोई सुपर पावर बनके खड़ा हुआ है तो वो अमेरिका खड़ा हुआ है। और अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि ये जो इनके प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, ये पूरे दुनिया में अपने आप को एक पीस कीपर की तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम पूरे दुनिया में हम ही इकलौते हैं जो शांति के लिए खड़े रहते हैं, और हम हर किसी के बीच में मित्रता करवाएंगे। ये करने की कोशिश ट्रंप शुरुआत से करते आए, और इसी को दबाने के लिए जैसे ही जब रशिया ने ये मौका देखा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो मैं इसमें ट्रंप को दबा सकता हूं। सेम मौका चाइना ने देखा कि हम इसको इकोनॉमिकली हम इसको दबा सकते हैं, और वही मौका दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी देख रहा है। नॉर्थ कोरिया इसलिए देख रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से ट्रंप हमेशा पंगे लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब ट्रंप इसलिए घबरा रहे हैं इस युद्ध में। उन्होंने 2 हफ्ते के लिए अपने कदम इस कारण पीछे किए कि उनको पता है कि ये जो तीनों देश मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, ये तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, इन तीनों के पास परमाणु हथियार हैं, और अगर मैं इस युद्ध में कूद जाता हूं तो ये तीनों देश ईरान को तो बर्बाद करेंगे, साथ के साथ मुझे भी ले डूबेंगे। ये चीज कहीं ना कहीं ट्रंप को समझ आई, और जिस वजह से वो 2 हफ्ते पीछे जा रहे हैं। और देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सीधी सी बात है। रशिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच यही वाली मित्रता है कि ये तीनों ही दुश्मन है किसके? अमेरिका के। तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त बनके अमेरिका के खिलाफ इस वक्त खड़े हुए हैं, और वो कोशिश करेंगे कि इस वॉर सिचुएशन में अमेरिका ना ही कूदे, क्योंकि अगर अमेरिका कूद गया तो ये तीनों मिलकर के अमेरिका को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने स्थिति तो क्लियर की, लेकिन नीतीश, अगर यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान बिन पैंदी का लोटा बना हुआ है, इधर भी घूम रहा है उधर भी घूम रहा है, और ट्रंप जिस तरीके से 2 देशों के वॉर को कहीं ना कहीं छेड़ने का काम करते हैं, फिर उसके बाद शांति से, अभी जैसे उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया, अब उसके बाद ये जो प्रोसेस है, क्या इजराइल अमेरिका की इन बातों से फंस गया है? उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इजराइल के पास अब डिफेंस करने के लिए ज़्यादा हथियार नहीं बचे है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, और भारत इसमें किस तरीके से भूमिका निभा सकता है एज ए मीडिएटर? क्योंकि ईरान भी अगर देखा जाए तो हमारे ट्रेड फैक्टर के हिसाब से तो वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, और इजराइल ने तो हमारे लिए काफी कुछ किया है। तो उसके ये सारे सिनेरियो को किस तरीके से जोड़ा जाए भारत के द्वारा, और अमेरिका जिस तरीके से खेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पूरा अगर कंबाइंड सिनेरियो देखा जाए तो किसकी तरफ क्या माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें इसको 3 हिस्सों में समझना होगा। पहला, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इस वॉर टाइप सिचुएशन में हाईलाइट बस एक कारण से है, वो उसकी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से। ठीक है, जिस जगह पे पाकिस्तान स्थित है, जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बस यही कारण है कि पाकिस्तान को इस युद्ध के बीच में लिया जा रहा है, वरना पाकिस्तान की
इस युद्ध में तो छोड़िए, पूरे विश्व में कहीं भी कोई हैसियत नहीं है, ये आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे कि ये जो 2 हफ्ते का समय ट्रंप ने लिया है, इस बीच में क्या कुछ हो सकता है? क्या इजराइल अभी तैयार है कि वो आगे 2 हफ्ते तक इस युद्ध को संभाल सके और उसके बाद ट्रंप की एंट्री हो तो वो अच्छे तरीके से इजैक्युलेट कर पाए ईरान के ऊपर? ये सारी चीजें समझनी होगी। तो सबसे पहले हमें ये समझिए, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला कि अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, वो ये समझ चुका है कि इजराइल के साथ मैं बेहद लंबे समय तक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे विरुद्ध में जो 2 देश खड़े हुए हैं वो परमाणु संपन्न देश है। और दूसरा इसका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं एक प्रॉपर वॉर टाइप सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए कि ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब आपके अलाइज बनने लग जाते हैं, जब 2 देशों के बीच में काफी सारे देश बीच में कूद करके कहते हैं कि हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, तो वहां पर ये विश्व युद्ध की सिचुएशन बन जाती है। और इसी वजह से अमेरिका खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाह रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते कुछ ही दिनों में, 5 से 6 दिनों में उसने अपने काफी सारे फाइटर जेट्स भी तैयार किए हैं। अपने जो रिफ्यूलिंग फाइटर जेट्स होते हैं, जब हम हवाई जहाज उड़ा रहे होते हैं और उसी वक्त जब हमें रिफ्यूल करने की जरूरत होती है, तो वो तक उसने तैयार कर रखे हैं कि वो इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड होना चाह रहे हैं। ना केवल इतना, अगर हम पोर्ट की बात करें या फिर हम नौसेना की बात करें, तो अमेरिका की नौसेना भी अपने दस्तों के साथ बिल्कुल तैयार है और वो चाहती है कि अगर ये वॉर टाइप सिचुएशन बनती है तो हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। और मैं समझ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बीच में और ज्यादा प्रिपेयर होना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की आती है कि अब इजराइल जो है उसके पास मात्र 10 दिन के हथियार बचे हुए हैं। 10 दिन ही वो अपने सिस्टम्स को तैयार कर सकता है कि वो जो बॉम्बिंग ईरान की तरफ से की जा रही है उसको बचा सके, खुद के अपने शहरों को बचा सके। और अब मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना दोगलापन जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं यहां पर, और इजराइल को कुएं में धकेल रहे हैं कि तुम कूदो, हमको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इजराइल को भी ये बात समझनी होगी कि अमेरिका कहीं ना कहीं साथ पीछे छोड़ रहा है, और इसी वजह से इजराइल को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा इस युद्ध के लिए, जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि इजराइल प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि हथियारों की कमी मुझे नहीं लगता कि इजराइल के पास भी है। और ये सारा युद्ध जो है वो केवल परमाणु पर आकर के रुकता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जिन 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें से परमाणु संपन्न केवल एक देश है, ताकतवर केवल एक देश दिख रहा है इस वक्त परमाणु के मामले में, और वो है इजराइल। तो इजराइल कहीं ना कहीं ईरान को मात दे सकता है। देखिए, इजराइल हमेशा से, उसके पुराने इतिहास को अगर हम समझेंगे तो इजराइल हमेशा से अपने वॉर टाइप सिचुएशंस को लेकर के प्रिपेयर रहा है। हमें पता है कि मात्र 5 दिन में, माफी चाहता हूं, मात्र 2 दिन के अंदर अंदर 5 देशों को उसने हरा करके इस एक युद्ध को जीत रखा है। उसका कारण यह है कि इजराइल को पता है कि वो केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो अपने अस्तित्व पे नहीं रह पाया, अगर वो जीवित ही नहीं रह पाया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता इस लड़ाई का। तो वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, यहूदियों को बचाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। और मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती कि अगर इजराइल को ऐसा लगा कि ईरान बहुत ज्यादा कर रहा है, अब ये इजराइल के खात्मे का वक्त आ गया है, तो परमाणु हथियार वो बिल्कुल चलाएगा, जिस वजह से ये ईरान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। ईरान को भी ये बात समझनी होगी कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है इजराइल के सामने में, खास तौर पे परमाणु की बात करें तो। बात रही भारत के सिचुएशंस की, तो मैं ये समझता हूं कि भारत को कहीं ना कहीं इजराइल का खुल करके साथ देना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करता है, जब चाइना हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हमें रोकने की कोशिश करता है, हमारे ट्रेड्स को बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त इजराइल हमारा साथ देता है। और इजराइल ना केवल मीडिया में या फिर एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमारा साथ देता है, बल्कि इजराइल यूनाइटेड नेशन में भी खड़े होकर के कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और वो कुछ भी करेंगे हम भारतीयों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहूदियों की वैल्यू, यहूदियों की इज्जत, यहूदियों का सत्कार केवल और केवल भारत देश में पूरे विश्व में किया गया है। तो इसी वजह से इजराइल हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें इस मित्रता को और आगे बढ़ाना चाहिए। अपितु समस्या यह है कि हम इस चीज में आगे इस वजह से भी नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे ईरान के साथ जो ट्रेड्स हैं, हमारे ईरान के साथ जो बिजनेसेस है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा। खासतौर पे तेल की बात करें तो ये सारा युद्ध कहीं ना कहीं तेल पर भी आकर के टिकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है वो उनकी सारी की सारी वैल्यू जो है, उनका पैसा, ये सब कुछ उनके ऑयल, क्रूड ऑयल्स पे डिपेंड करता है और क्रूड ऑयल की वजह से कहीं ना कहीं भारत को शांत रहना पड़ रहा है। नीतीश, अभी आपने बोला कि ईरान से भी हमारा जो ऑयल का ट्रेड है वो कहीं ना कहीं बंद है। हाँ। लेकिन वहीं देखा जाए तो रशिया से हम जिस तरीके से तेल लेते हैं और वहां पर वो सारी चीजें हमें सस्ते में, लेकिन अभी जिस तरीके से इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए
लिए खतरनाक है, क्योंकि इंडिया को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़े रहेंगे और ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ट्रंप को इसीलिए थोड़ा सा आगे पुश किया गया भारत के द्वारा कि आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो भारत के पक्ष में रहेगी। लेकिन अभी ईरान भी चाबहार, जिस तरीके से भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाबहार पे, वहां पर भी कहीं ना कहीं बड़ा लॉस, और इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, और ईरान भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इजराइल के ऊपर अटैकिंग मोड पर है। तो ये सारा जो सिचुएशन है, इसमें भारत को किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिससे अपने जो ट्रेड है, जो अपनी अलायंस है, उस पर फर्क ना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये लगता है कि भारत शुरुआत से ही एक ऐसा देश रहा है, जब दो देशों के बीच के युद्ध की बात आई या फिर वर्ल्ड वॉर की भी बात आई, तो उस समय पे भी भारत ने शुरुआत से अपने आप को ऐसे बनाए रखा कि ना हम इनके पक्ष में ना हम उनके पक्ष में, हम इंसानियत के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि भारत अपने उसी रोल प्ले को आगे बढ़ाने वाला है इस वॉर सिचुएशन में भी। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ना हम अमेरिका से दुश्मनी मोल ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमें अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखने हैं, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ दुश्मनी भी बेकार है, दोस्ती भी बेकार है। तो अमेरिका के साथ हमें अपने रिलेशंस एज इट इज बनाए रखने हैं। बात रही रशिया की, तो रशिया ने हमारा साथ उस समय पे दिया जब भारत को कोई पूछता भी नहीं था, और रशिया जीवन के, मुझे लगता है कि जब तक ये पृथ्वी है तब तक भारत का साथ देने को तैयार है। रशिया के साथ हमारी ऐसी मित्रता रही है। हमारे साथ अभी, अगर आपने जैसे अभी मुझे करेक्ट किया कि ईरान के साथ हमारा क्रूड ऑयल का जो व्यापार है वो काफी लंबे समय से बंद है, तो उस समय पे हमारा साथ किसने दिया? रशिया ने दिया। तो हम ये भी मोल नहीं ले सकते हैं कि हम रशिया के खिलाफ भी दुश्मनी कर दे। तो इस बीच में भारत को अपने आप को बेहद शांत रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री साहब हैं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो इस मामले को बहुत बेहतरीन तरीके से संभालने वाले हैं। हमारे डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे हैं। भारत की सबसे खास बात यह है कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम किसी भी देश के साथ कभी भी सही होना चाहे, कभी भी जाना चाहे, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। और डिप्लोमेसी मुझे लगता है कि एक देश की बहुत जरूरी नींव होती है ऐसे सिचुएशंस में। तो डिप्लोमेसी के हिसाब से मुझे लगता है भारत इन चीजों को समझेगा। और दूसरी बात, इजराइल का साथ हम अंत तक नहीं छोड़ेंगे। भारतीयों को यह बात समझनी पड़ेगी कि इजराइल हमारा मित्र है। बात रही ईरान की, तो हमने अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे, आपको याद होगा। लेकिन जब अफगानिस्तान से अमेरिका उठ करके चला गया और अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का राज आया, तो हमने अफगानिस्तान को भी साइडलाइन करने में देरी नहीं लगाई। तो हो सकता है कि वैसा कुछ हमें ईरान के साथ भी देखने को मिले, पर हम अपने रिलेशंस रशिया के साथ भी बचाना चाहेंगे, और बचा लेंगे, मुझे लगता है, ऑब्वियसली बचाएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भारत बड़ा सोच समझ के अपने एक एक कदम को रखेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये पूरी प्रतिक्रिया दी, उससे कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर क्या चल रहा है ये स्थिति साफ होती हुई नजर आई। और वहीं देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान जिस तरीके से दोस्ती निभाते हुए नजर आए, हालांकि अब जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डिप्लोमेटिक है। ऐसे में अब जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उससे सारी स्थिति आपने नीतीश क्लियर कर दी। और दर्शकों को क्या चाहिए इसके आगे, अगर वो कुछ टॉपिक देंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। वो टॉपिक हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।